नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और सर आज का पहला नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा से है कि 2/3x माइनस 2/3x बराबर 6 है। मान जो ज्ञात करना है आपको कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। मान निकालने जा रहे हैं। जैसा ही यहाँ से 2/3 कॉमन लिए तो x माइनस 1/x बराबर 6। 2 से कट गया 6 3 बार में, और 3 से क्रॉस गुना हुआ तो 9 आ गया। x माइनस 1/x बराबर का आ गया 9। यदि x माइनस 1/x बराबर a है तो मान निकालेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो आप कहिएगा a स्क्वायर प्लस 2। a स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो यहाँ प्लस 2 आएगा, और प्लस है तो यहाँ माइनस 2 आएगा। तो जैसा ही पहले हम स्क्वायर पर चलेंगे तो स्क्वायर पर चलेंगे तो मान आएगा 9 के स्क्वायर और प्लस 2 81 और 2 83। और अब स्क्वायर के पावर 4 पर चलेंगे, मतलब एक बार और स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो अभी स्क्वायर करके 2 घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर a है। जैसा ही स्क्वायर पर जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, x स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2, प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस में फिर प्लस ही जाएंगे तो यहाँ माइनस का 2। 83 के स्क्वायर में 2 घटाएंगे, और 83 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो 2 संख्या का स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 लिखिए 2 अंक, 8 का स्क्वायर 64 लिखिए, और 8 में 3 से गुना की 8 या 24 दूना का 48। एक अंक छोड़ करके ऐड कर दीजिएगा तो यह आया 9886 6889 आया। फिर से बात को समझिए कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उनका वर्ग करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 2 अंक लिखे, 8 के स्क्वायर 64, 8 तिया 24 और 24 दूना 48। एक अंक छोड़ करके ऐड किए 6889, और 6889 में से 1 चला गया तो 2 चला गया तो 6800 आ गया आपको 87। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर क्या कहा गया है। 2 नंबर है कि यदि कोई संख्या 44 के वर्ग से बड़ा और 45 के वर्ग से छोटा हो, यदि संख्या का एक भाग है जो 6 का वर्ग है, छूटा हुआ है, वहां कर दीजिएगा कि एक भाग है जो 6 का वर्ग है, और दूसरा भाग 5 का 6 का वर्ग और संख्या 5 का गुणज है, तो संख्या बताना है कि संख्या क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, करा कि 44 के वर्ग से छोटा होना है और 44 के वर्ग से बड़ा और 45 के वर्ग से छोटा वो संख्या है। और एक संख्या जो है आपका, ये संख्या जो 6 के वर्ग और संख्या 5 के मल्टीपल है। संख्या कोई संख्या 44 के वर्ग से बड़ा और 45 के वर्ग से छोटा है, यदि संख्या का एक भाग, संख्या का पहला भाग है जो 6 के वर्ग है और 5 का मल्टीपल है, मतलब 6 का वर्ग का मतलब 36, और 5 का मल्टीपल मतलब कि 36 से वो संख्या कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो क्वेश्चन में छूटा हुआ है कि 6 का वर्ग है, वहां 6 का वर्ग कर दीजिएगा कि पहला भाग है जो 6 का वर्ग और संख्या 5 का मल्टीपल है, तो हम कहेंगे 6 का वर्ग 36 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो आप कहेगा एलसीएम आया 180। करा कि जो संख्या होगा वो 44 के वर्ग से बड़ा होगा और 45 के वर्ग से छोटा होगा। 44 के वर्ग से बड़ा और 45 के वर्ग से छोटा, तो 44 का वर्ग करेंगे, 44 का वर्ग खींचिए, ये आपको आ गया 1936, 4 4 16 1916, 6 छक्के 36, और ठीक है 25 में से 6 चला गया 1936। मतलब x का मान है जो 1936 से बड़ा होना चाहिए, और 45 का मतलब कि 20-25 से क्या होना है, छोटा होना है। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, क्योंकि ऐसे हम ऑप्शन से छाटेंगे, बहुत आसान तरीका से छटेगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपको, पहला ऑप्शन है कि कहाँ नहीं जा सकता है,
अनडिफाइंड, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया है, ये दिया है सर दूसरा ऑप्शन 1950, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये दिया है आपको 2020, और चौथा ऑप्शन जो दिया है ये दिया है आपको 1980। तो कहा कि वो संख्या है जो 44 के वर्ग से बड़ा, 45 के वर्ग से छोटा, मतलब कि वो संख्या 1936 से बड़ा होगा और 2045 से छोटा होगा। तो सबसे पहले देखना है कि क्या कोई संख्या इस ऑप्शन से छाट सकते हैं कि कोई भी संख्या 1936 से बड़ा और 2025 से छोटा है। कहेंगे कि सब इसी के बीच में आता है, 1936 और 2045 के ही बीच में तीनों संख्या आया, इसे नहीं छट पाया। लेकिन हम यहाँ एलसीएम भी आपको ले सकते लिए कि 36 और 5 का एलसीएम 180, जो 180 से संख्या विभाजित होगा वही x का मान होगा वो संख्या का। तो 180 का मतलब यह है कि 20 गुना 9 180, मतलब संख्या 20 से भी विभाजित होना है और 9 से भी विभाजित होना है। तो 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनका अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। ये अनडिफाइंड अभी रहने दीजिए। यहाँ देखिए कि 9 और 5 14 और 1 15, 9 से विभाजित नहीं है। या कैंसिलेशन 9 भी कर सकते हैं, जहां 9 आया वहां छोड़ करके बाकी संख्या को 9 से विभाजित है, 5 और 1 6, ये 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ आइए 2 और 2 4, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 1 9, 9 18, ये विभाजित है। मतलब वो संख्या कौन सा है? 1980, जो 45 के वर्ग से छोटा, 44 के वर्ग से बड़ा है, और एक संख्या एक भाग है जो 6 का वर्ग है और संख्या 5 का मल्टीपल है। फिर से बात को समझिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना है कि पहला भाग है जो 6 के वर्ग है और 5 का मल्टीपल लिखा हुआ, 6 के वर्ग छूटा हुआ, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर देना है और आपको आंसर आ गया 1980। नेक्स्ट सवाल पर आइए। ये 2 नंबर सवाल था। 2 के बाद 3 नंबर पर आइए कि 3 नंबर जो सवाल कहा गया वो क्या कहा जा रहा है। तो 3 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है सर, इसके बारे में समझना है कि 3 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर जो सवाल है, 8 लड़कों की समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 27 वर्षों और 37 वर्ष के 2 लड़के के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती है, तो इन दोनों लड़कियां का औसत ज्ञात करना। तो 8 लड़के का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 1 पर 2 बढ़ा तो 8 पर कितना वर्ष बढ़ गया? 16 वर्ष। 16 वर्ष क्यों बढ़ गया सर? इसके बारे में समझिए कि 16 वर्ष इसलिए बढ़ गया कि जितना वर्ष का आएगा उतना ही वर्ष का गया। आने और जाने वाले दोनों अगर समान रहेगा तो नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। बात को समझिए कि यदि पहला वाले व्यक्ति है, लड़का है, वो कितना वर्ष का चला गया है? 27 वर्ष का, और दूसरा 37 वर्ष का। तो पहला 27 और दूसरा 37, तो दोनों मिलाकर कितना वर्ष का चला गया? 27 और 37 वर्ष का चला गया। ऐड कर दीजिए कि 27 और 37 टोटल कितना हुआ? तो 27 और 37 मिलाकर के 64 हुआ। 7 7 14, 5 और 1 6, 64। तो 64 वर्ष वाले व्यक्ति गया है। अगर दोनों मिलाकर 64 वर्ष का ही आता तो कहते कि नहीं, इनका एवरेज में कमी होता और नहीं वृद्धि होता। कमी होगा कब? जब 64 वर्ष से कम वाले व्यक्ति आएगा तो एवरेज में कमी होगा, और 64 वर्ष से ज्यादा वाले व्यक्ति आएगा तो एवरेज में वृद्धि होगा। तो बताइए कि गया 64 के, तो 64 के गया तो इनका एवरेज कमा की बढ़ा? तो सबसे पहले देखें कि 64 वर्ष का गया, तब इनका आने वाला व्यक्ति से औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। तो एक व्यक्ति पर 2 वर्ष बढ़ा, 8 व्यक्ति पर 16 वर्ष बढ़ा। मतलब कि आने वाला व्यक्ति है जो जाने वाला से 16 वर्ष ज्यादा है। कितना वर्ष ज्यादा है? 16 वर्ष के ज्यादा आया। 16 वर्ष का ज्यादा आया का मतलब कि दोनों मिलकर कितना वर्ष का आया? 64 में 16 ऐड की 80। अब इन दोनों वर्ष का जो एवरेज निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। 80 में 2 से भाग दिए, 40 वर्ष। इन दोनों का एवरेज 40 वर्ष। फिर से बात को समझना है कि यदि कम आता तो एवरेज कमता, और अधिक वाले आ रहा तो एवरेज बढ़ रहा। तो एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि 64 से ज्यादा वाला आया। कितना 64 से ज्यादा आया है? 16 वर्ष ज्यादा, मतलब 80 वर्ष वाले दोनों मिलके एवरेज निकाल दिए 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि 3 के बाद जो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है सर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
4 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोला गया, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता डॉग और एक खरगोश हेयर। तो एक कुत्ता एक खरगोश का जो पीछा करता है और खरगोश की 6 छलांग पर वह 5 छलांग लगाता है। खरगोश का 6 छलांग पर कुत्ता कितना छलांग लगाता है? 5 छलांग। हम कहेंगे कि खरगोश 5 छलांग लगाया, 6 छलांग लगाया, तब कुत्ता लगाया कितना छलांग? 5 छलांग। खरगोश का 6 छलांग, कुत्ता के 5 छलांग और रेशियो है। और आपको दिया कि लेकिन कुत्ता का 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। कुत्ता के 4 छलांग है जो खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। अब आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि इनके चाल का अनुपात क्या है। बात को समझिए आराम से। जो डाटा जिस तरीका से दिया है उसी तरीका से लिखना है। कुत्ता वाले डाटा को कुत्ता में लिखना है और खरगोश वाले डाटा है यहाँ खरगोश में लिख दी। कहा कि खरगोश का 6 छलांग, जितना देर में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतना देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। और कुत्ता का 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। जैसा ही आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा। कब करेंगे? कि जब डाटा इस तरीका से पूरी तरह अरेंज कर देंगे, जिसके बारे में कहा उसके सामने अरेंज करके क्रॉस गुना किए। 5 में 5 से गुना किए 25 और 6 में 4 से गुना किए 24, मतलब 25:24। एक बार इस तरीका से क्वेश्चन बनाते समय जब भी रेशियो का मान पूछेगा तो देखना कि आखिर डाटा किसके मान पूछा है। कुत्ता खरगोश का पूछा है कि खरगोश कुत्ता का पूछा है, क्योंकि इतना मेहनत से बनाए। अगर खरगोश और कुत्ता पूछ दिया तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पहले देख रहे हैं कि जो रेशियो चाल का आपको पूछा वो कुत्ता खरगोश का चाल का अनुपात और कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात 25:24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि 4 के बाद 5 नंबर जो सवाल आपको कहा जा रहा है सर, कि क्या कहा जा रहा है? 5 नंबर सवाल के बारे में समझिए। 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर सवाल कहा कि एक वर्ष पहले भारत और अम्बेस्टर के मूल का, भारत नहीं, इसको कार लिखना चाहिए था कि कार और अम्बेस्टर का के मूल का अनुपात 3:4 था। तो 5 वर्ष पहले भारत को कार, मारुति कुछ भी लिख दीजिए। तो ये जो भारत लिखा गया वो टाइपिंग में एरर है, इसको हम अभी लिखते हैं मारुति और अम्बेस्टर। इनका अम्बेस्टर भारत, मारुति और कार का जो अम्बेस्टर का अनुपात दिया है वो 3:4 दिया। कब दिया है सर? तो ये दिया है 1 वर्ष पहले का मान। हाँ, यहाँ ठीक कर दिया, सुधार दिया। मारुति और अम्बेस्टर की वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के मूल का अनुपात 5:4 है। तो वर्तमान और पिछले को हम सीधा करके लिख देते हैं कि पिछले वर्ष का अनुपात 4 और वर्तमान वर्ष के अनुपात 5। वर्तमान और पिछले वर्ष दिया है 5, 4, उसको सीधा कर दिए कि वर्तमान में दिया 5 और पिछले वर्ष दिया है कितना? 4। और एम्बेस्टर का जो दिया वर्तमान मूल वो 3 और 2 दिया है, मतलब वर्तमान में 3 है और पिछले वर्ष 2 है। तो 4:5 और 2:3। देखिए इससे पहले भी एक सेट में ऐसा सवाल था, उसमें हम आपको कहते हैं कि इस तरीका से योग करके मान निकालिएगा, लेकिन कुछ का कमेंट आ रहा है कि सर जी दूसरा तरीका और है, इसीलिए क्वेश्चन लिए कि दूसरा तरीका भी है। जब भी हम आपको वर्तमान का मान निकालने जा रहे हैं कि परजेंट रेशियो निकालेंगे, परजेंट मारुति और एम्बेस्टर का, कि मारुति एम्बेस्टर का परजेंट रेशियो क्या है। तो देखिए कि मारुति में कितना रखा हुआ है सर? 3, और एक कितना पर है? पहले वाले 4 पर। वर्तमान निकाले तो वर्तमान में 5 से गुना कर दिए। नेक्स्ट पर आइए, ये कितना रखा हुआ? पहले 4, और पहले वाले मान कितना है? तो कहिएगा कि 2। वर्तमान में वर्तमान वाले मान से गुना कर दिए, मतलब 3 है 4 पर 5 का मान निकालना है तो 5 से गुना, 4 है 2 पर 3 का मान निकालना है 3 से गुना कर दिए। ये आपका परजेंट मान निकल गया कि परजेंट में जो आपको वर्तमान रेशियो है इनका, एम्बेस्टर और मारुति का, मूल का रेशियो क्या है। कटेगा तो काट देंगे, देखिए कट गया, 2 बार में कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, मतलब कि 5:8 आया।
5:8। तो 5:8 आपको आया मारुति और एम्बेसडर का मूल्य का अनुपात। हम कहेंगे कि 5 और 8 जब ऐड किए तो अनुपात में 13 आया, और 13 का मान कितना लाख रुपया दे रखा है? 7.8 लाख रुपया दे रखा है। 7.8 लाख। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कितना से 13 से कट गया, 6 बार में 0.6 लाख रुपया। किसका मान निकालना है सर? तो कह रहा कि एम्बेसडर का 1 वर्ष के पहले का मूल्य बताइए, तो एम्बेसडर का मूल्य निकालना है, और एम्बेसडर कितना दिया है? 8, और 8 में 0.6 से गुना किए तो 4.8 लाख। मतलब कि एम्बेसडर का वर्तमान मूल्य अभी दिया है वो 4.8 लाख, 4,80,000 रुपया एम्बेसडर का मूल्य है। लेकिन ये वर्तमान निकालें, क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया आपको पहले वाले मूल्य, कि पहले वाले मूल्य कितना है। ये तो वर्तमान में अभी कितना दिया है? 4.8, 3 का मान 4.8, तो आप कहिएगा कि 1 का मान 1.6। 1 वर्ष पहले चले जाएंगे तो 3.2 लाख। फिर से बात को समझना है। हम वर्तमान मूल्य आए 4.8 लाख, वर्तमान में यहाँ 3 दिया है, 3 का मान 4.8, तो 1 वर्ष पहले वाले 2 का मान निकाल दिए, 3.2 लाख रुपया एम्बेसडर के 1 साल पहले कीमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट नंबर जो सवाल है वो आपको क्या कहा जा रहा है सर? नेक्स्ट सवाल 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर जो सवाल है ये आपको बोला जा रहा है कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर दिया है 7/3। और जो मान आपको निकालना है सर वो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसका मान बताना। बात को समझिए। दिया 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3। मान निकालना है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए ये जो ऊपर वाला डाटा है ये यूजलेस है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये भी cot और cosec में है। जैसा ही हम माइनस का कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 में माइनस से गुना किए तो आपको आ गया माइनस। तो ये सब दिमाग लगाते रहना, ऐसा ना कि भीड़ गए क्वेश्चन देखे और तुरंत भीड़ गए। इसमें कोई भीड़ने की आवश्यकता नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, माइनस कॉमन लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पर आइए। 6 के बाद 7 नंबर सवाल, कि 7 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर जो सवाल है ये बोला गया सर चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AD व्यास है, A और D व्यास है, तो AD को व्यास मान लीजिए, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपका जो दे रखा है कोण, वो कोण दे रखा है आपको DAC 55 डिग्री, DA और C ये वाले दे रखा है 55 डिग्री। अब जो आपका मान निकालना है वो कोण ABC निकालना है, कोण ABC इस वाले कोण का मान निकालना है। इस वाला कोण का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके किसी भी वृत्त के परिधि पर चारों शीर्ष स्पर्श करता है। चारों शीर्ष स्पर्श करता हो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण आपस में 180 डिग्री के बराबर होता है। कोणों का योग, कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री समपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल होता है। चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। यदि कोई भी चतुर्भुज के आमने सामने कोई भी चतुर्भुज है, यदि आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री हुआ, कहेंगे उस चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा।
मतलब कि वर्ग स्क्वायर और आयत रेक्टेंगल ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि वर्ग और आयत के आमने सामने के कोण का योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। अर्थात सभी वर्ग और आयत चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी चक्रीय चतुर्भुज को वर्ग और आयत नहीं कहेंगे। आपको यह भी जानकारी होगा कि किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है, कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। किसी भी वृत्त में परिधि पर बनाया गया कोण व्यास के द्वारा 90 डिग्री और व्यास वृत्त के सबसे बड़ा जीवा होता है। ये 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री और केंद्र पर 180 डिग्री बनाया, केंद्र पर के आधा कोण किस पर होता है? परिधि पर। केंद्र पर 180, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का, और जो परिधि पर कोण बनता है जितना केंद्र पर बनाया उसका आधा परिधि पर बनाया। अगर ये व्यास है, ए और डी व्यास, मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि एडी व्यास है। अगर एडी व्यास है सर, तो एडी के द्वारा ये सी पर बनाया गया कोण आप कहिएगा कि ये 90 डिग्री हुआ। और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 और 55 145 डिग्री, बाकी बचा कितना डिग्री? 35 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में चले आइए, हमको कोण बी निकालना था। आमने सामने का कोण का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। 35 ऑलरेडी है तो बचा कितना? 145 डिग्री। कोण बी का मान 145। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं कि वृत्त के परिधि पर चारों शीर्ष स्पर्श करता है। यदि चारों शीर्ष स्पर्श कर गया तो आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होगा। यदि किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री है, उसे चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मतलब वर्ग और आयत एक चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आइए। 7 के बाद 8 नंबर सवाल है कि 8 नंबर सवाल क्या कहा। 8 नंबर जो सवाल आपको बोला गया सर, तो ये बोला गया 8 नंबर सवाल कि ए बी सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में करता है। ए अकेला किया तो 6 और बी अकेला किया तो 12 और सी अकेला किया तो 15। 6, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कार्य 1/8 भाग होने के बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य ए और बी करते हैं। तो काम को पूरा कितना समय में लगेगा? टोटल कार्य पूछा गया कि टोटल पूरा होगा वो कितने समय में पूरा होगा, जिसका मान निकालना। सबसे पहले जब भी ऐसा टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा तो आप एलसीएम लीजिएगा कि इनका समय का एलसीएम टोटल कार्य दर्शाता है। तो 6, 12, 15 का एलसीएम 60 काम ए 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 10 काम, बी 12 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में 5 काम, और सी करता है 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम करेगा। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो हम कहेंगे ए बी सी अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो 19 काम करेगा। लेकिन जितना काम है उसका 1/8 भाग, तो 60 का 1/8 निकालना। देखिए 60 का 1/8 भाग निकाले तो 60 का 1/8 15 से 4 बार में और 4 बार में 8 कटा 2 से आपको आ गया 7.5 काम, 7.5 काम आया। तो ए बी सी दोनों मिलकर के 1/8, तीनों मिलकर 1/8 भाग काम किया तो 7.5/19। पॉइंट हटाए तो ये आपको आ गया 10, कट गया 15 से 5 बार में 2 से। तो ए बी सी तीनों मिलकर जो काम किया वो कितना दिन तक काम किया? तो आप कहेगा कि 15/2 दिन, 15/38, 2 नहीं 15/38, 15/38 दिन तक ए बी सी तीनों मिलकर काम किया है। अब क्या किया कि 1/8 काम होने के बाद चला गया, सी छोड़कर चला गया, तो बाकी कौन काम करेगा? तो आप कहिएगा कि ए और बी मिलकर काम करेगा। देखिए कि 7.5 काम हुआ है तो बाकी बचा हुआ भाग कितना है? तो आप कहिएगा 52.5 काम। और ये 52.5 काम है जो ए और बी मिलकर काम करने वाला, क्योंकि 7.5 काम 1/8 काम हो चुका, 7.5 बाकी बचा 60 में 7.5 घटा दिए तो 52.5। इस 52.5 काम कौन करने आ रहा है? तो सी चल गया तो ए और बी करने आ रहा है। और ए और बी जब करेगा तो कितना के दर से करेगा? 52.5 काम 15 के दर से।
10 और 5 15, पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, काट दीजिए, 5 से काट दिए, 5 दूना का 10, 5 से कटे 10 बचे का 105 बार, और कटेगा तो 3 से 15 कट गया 5 बार में, और कट गया 21 बार में, तो मतलब हाँ 21, 7 से भी कट गया। ये जो आपको आया वो 7/2। तो ए और बी 7/2 दिन तक काम किया, ए प्लस बी प्लस सी 15/38 दिन तक काम किया। पूछता आपको कि शेष काम को ए और बी कितना दिन में कर देगा, तो हम कहेंगे कि 7/2 दिन में। लेकिन पूछा गया कि आपको पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कहेंगे तीनों मिलकर 15/38 और ए और बी 7/2, टोटल जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने जा रहे हैं, जैसा ही जोड़े कि ए बी सी तीनों मिलकर 15/38 दिन तक किया, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 7/2 दिन तक काम किया। एलसीएम जो आपको आया वो आ गया 38, 15 का 15 रहने दिए, 19 में 7 से 2 बार में 19 से कटा 38, और 19 में 7 से गुना किए तो 133, मतलब कि 148/38 कट छट करके आपको आ गया। 148 काट दिए 2 बार में, और 38 को भी काट दिए 2 बार में 19 से, तो ये आपको आ गया 74, और ये आपको आ गया 9, 74/19। देख लीजिए 74/19 किस ऑप्शन में है। ऐसा ऑप्शन नहीं है, पूर्णांकों में है, पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 19 3 57, बाकी बचा 17, तो 3.17/19 दिन में सभी काम को पूछा। 3.17/19 यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि जो आपको अगला सवाल है 7 8 हो चुका, 9 नंबर पर आइए। 9 नंबर जो सवाल कहा सर, ये 9 नंबर सवाल आपको क्या कहा? 9 नंबर सवाल है वो मेंसुरेशन से। कहा कि एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर समान रूप में लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया, और जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के समान है, और इनमें से एक शंकु को पिघलाकर ठोस गोले में ढाला गया, छोटा गोले में, तो छोटे गोले और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? देखिए 2 बार पिघलाया गया, तो ऐसे बात को समझ लीजिए कि एक ही बार में ये आंसर निकलता। हम माने कि गोला का जो त्रिज्या है, जो गोला का त्रिज्या, बड़ा गोला का, वही शंकु का त्रिज्या होगा, और गोला और शंकु का त्रिज्या मान लिए कि एक स्मॉल आर है, स्मॉल आर मान लिए। जितना ऊंचाई है उतना ही इसका त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर दिया है। तो हम गोला से शंकु पिघलाने जा रहे हैं, तो आप गोला 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच भी है जो ऊंचाई के ही बराबर है, इनका एच भी ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो आपको पाई आर क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसा ऐसा कितना शंकु बनेगा? तो आप कहिएगा कि 4 गो शंकु बना। तो ये आपको नहीं पूछा कि कितना शंकु बना, अब कहा कि इसमें से एक वो शंकु है, उसको पिघला करके एक छोटा गोला बनाया गया, तब बड़े गोले और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। मतलब ये क्रिया करने से कोई फायदा हमको नहीं हुआ। अगर पूछता कि कितना शंकु बनाया जाएगा तो कहेंगे 4। किसी भी आकृति को गलाकर, पिघलाकर, पीटकर या खींचकर किसी दूसरी आकृति बनाई जाती है, तब उनका आयतन बराबर होता है। लेकिन किसी आकृति को खोलकर या मोड़कर किसी दूसरी आकृति बनाई जाए तो परिमाप बराबर होंगे। तो इनका आयतन बराबर किए तो पूछता शंकु कितना, तो कहते शंकु है जो 4 बना। लेकिन नहीं, एक शंकु 4 वाले में से एक को पिघला दीजिए और गोला बना दीजिए। तो छोटा गोला का जो हम माने की त्रिज्या जो होगा, छोटा गोला का त्रिज्या मान लिए कि r1 है, और गोला का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h है जो ऊंचाई के ही बराबर है। इनका छोटे छोटे 4 को बनेगा तो 1/3 पाई 1/3 पाई समाप्त हो गया। r ये आपको आ गया 4r1 क्यूब बराबर r क्यूब। तो r1 का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब कि
r/√4। r/√4। 4 का क्यूब रूट नहीं निकला तो √4 हो गया, और क्यूब रूट निकला क्यूब से, r³ से, तो r आया। तो आपका पूछता कि छोटे गोले का त्रिज्या, तो हम कहेंगे छोटे गोले का त्रिज्या r/√4 और बड़े गोले का त्रिज्या r। लेकिन इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देख लेते हैं, छोटा गोला और बड़ा गोला कहा कि बड़ा गोला और छोटा गोला कहा। तो आपका जो कहा गया छोटे गोले और बड़े गोले, तो हम कहेंगे कि छोटा गोला जो है और बड़ा गोला, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4πr² लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे लिखते हैं कि 4πr1² और ये हो गया 4πr²। तो 4π समाप्त हो गया। r1 का मान दे रखा है r/√4। r/√4 का स्क्वायर किए, r/√4 मतलब कि r²/√16 अनुपात, ये r² से r² समाप्त, 1/√16। बात को समझिए कि अगर √4 का स्क्वायर कीजिएगा, √4 का, तब a² इसमें मल्टीपल हो गया, 4 × 4 16। कैसे हुआ? क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 1/3 और स्क्वायर है तब 2 के आ गया 4 के स्क्वायर बटे 1/3 16। 16 के पावर 1/3 √16। देखिए कि ऐसा है 1:3 ऐसा नहीं है। ये इस तरीका से किया कि 1:3 का मतलब कि 2/4, मतलब कि 2 के पावर 4/3। 16 को 2 के पावर 4 लिख दिए, 2 के पावर 4 और बटा में कितना लिख दिए 3। ऐसा ही आपको ऑप्शन दिया है 1:2 के पावर 1/4, 1:2 के पावर 1/2 के पावर 3/4 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 4/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन। तो इतना क्रिया इसको करने का कोई आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट हम यहां से निकालते और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि जो आपका नेक्स्ट सवाल कहा गया, नेक्स्ट सवाल क्या कहा? 9 के बाद 10 नंबर जो सवाल है सर आपका, वो 10 नंबर सवाल कहा, 10 नंबर सवाल कि 4 के पावर 231 में भाग देना है 7 से। रिमाइंडर याद करना, रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है कि इसका 7 भाग दिए 2 के पावर 231 में, 4 के पावर 231 में 7 से भाग दिए तो शेषफल बताइए, शेषफल क्या होगा? शेषफल निकालने जा रहे हैं। थोड़ा निकाल के देखिए कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो किस पर आधारित है। रिमाइंडर थ्योरम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे। देखिए हम आपको टोसिएंट मेथड भी बताए थे। टोसिएंट वहां लगेगा सर कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है और जिससे भाग दिया जाएगा उनका HCF कितना होगा 1, तब टोसिएंट लग जाएगा। मतलब कि x और d, x में d से भाग दे रहे हैं तो x d का HCF 1 होगा। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, टोसिएंट लगेगा। जितना अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्या का टोसिएंट, जितना अभाज्य संख्या है टोसिएंट उससे 1 कम होता है। मतलब कि प्राइम नंबर का टोसिएंट उससे 1 कम होगा। सबसे पहले देखें कि 4 और 7 का HCF 1 मतलब टोसिएंट लगेगा। 7 प्राइम नंबर है और 7 का टोसिएंट 1 कम मतलब 7 का टोसिएंट 6। तो सबसे पहले इसके टोसिएंट से पावर में भाग देंगे। जैसा ही पावर में हम भाग दिए टोसिएंट से, तो भाग दिए तो शेष कितना बच रहा ये देख रहे हैं, 6 तिया का 18, बाकी बचा 5। 51 में 6 से भाग दिया 48, मतलब शेष आया 3। अब क्या कीजिए कि इसको पावर को रिप्लेस कर दीजिए। कितना से रिप्लेस कर देंगे? 3 से। जो 4 के पावर 231 है उसको हटा के लिख दीजिए 4 के पावर 3 और भाग दे दीजिए 7। यह टोसिएंट का ए हुआ कमाल।
कि टोशियन से भाग देकर के जो शेष बचा पूरा पावर हटा दिए, बाकी 3 पावर चढ़ा दिए, 7 से भाग दिए। 4 के पावर 3 का मान 64 होता है और 64 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। 9 सत्ते का 63, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपको टोशियन हुआ। लेकिन बात को समझना यह है कि अगर ये 4 के पावर इस तरीका से रहता कि 4 के पावर 240 और 7 से भाग देना रहता, मतलब कि 240 6 टोशियन पूर्णतः विभाजित हो गया, तो क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर टोशियन से पावर पूर्णतः विभाजित हुआ मतलब रिमाइंडर 0, पूरा पावर को रिप्लेस करके 4 के पावर 0 रखिए और 7 से भाग दीजिए। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, परंतु x डज नॉट इज इक्वल टू 0। x के स्थान पर 0 नहीं होना। जहां 0 हुआ, 0 के पावर 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, जिससे परिभाषित नहीं कर सकते। तो अगर उनके टोशियन से विभाजित हुआ तो रिमाइंडर 0, पावर में 0 चढ़ाएं। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, परंतु वो 0 छोड़कर होना चाहिए। अब 4 के पावर 0 का मान 1 आया और 1 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये इसलिए बताए कि अगर कभी कभी टोशियन से भाग देते हैं तो भाग देने पर पावर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर टोशियन से भाग देने पर पावर पूर्णतः विभाजित हुआ, उस संख्या का रिमाइंडर 1 होगा। कितना होगा? 1। क्यों हुआ? जो बात समझ में आया कि इनका रिमाइंडर 0 और किसी भी संख्या के पावर 0 चढ़ाते हैं 1 आता है। नेक्स्ट सवाल आइए कि 10 के बाद 11 नंबर सवाल पर आइए। 11 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर जो सवाल बोला गया सर आपका क्वेश्चन में, ये बोला गया के और बी के साथ में आय 8,000 रुपया, यदि अपनी आय का 95% ए और बी अपनी आय का 85% व्यय करता है, यदि अब उनकी आय का बचत समान है तो ए का आय बताएं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी था। ए है जो 95% खर्च कर दिया सर, आप कहिए कि बचाया कितना, तो कहिएगा 5%। और बी है जो 85% खर्च कर दिया, तो बी का बचत कितना है, तो आप कहिएगा कि 15%। दोनों को बचत समान का मतलब कि रेशियो बराबर बराबर 1:1। फिर से बात को समझिए कि कोई भी अपने आप में मूल होता है 100%। 95% ए अपना आय का खर्च किया तो बचाया ए अपना आय का 5%। बी अपने आय का 85% खर्च किया तो बचाया 15%। लेकिन दोनों का आय बराबर है, मतलब रेशियो बराबर, बचत उनका बचत का रेशियो बराबर 1 और 1। कटेगा तो काट देंगे, 5 से कट गया 3 बार में, प्रतिशत से प्रतिशत भी समाप्त हुआ, मतलब ए बटा का बी बराबर आया 3/1। ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 1। टोटल हम कहेंगे कि 1 और 3 का अनुपात टोटल 4, और 4 का मान दे रखा है कितना? 8,000 रुपया। देख लेते हैं 8,000 है कि 80,000 है, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। 8,000 दिया है, मतलब 4 का मान 8,000, तब 1 का मान 2,000 रुपया। ए का मान पूछा और ए अनुपात में 3 है, 3 का मान आपको आ गया 6,000 रुपया। मतलब ए का जो मासिक आय है वो 6,000 है। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको 11 के बाद 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर सवाल क्या था? 12 नंबर सवाल बोला जा रहा है सर आपको कि एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है और उन्हें इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करता है कि उन्हें बेचने पर उसे क्रमशः 12%, 16% और 20% का लाभ हो। उसे पहले 2 भाग पर 13% का लाभ हो और तीनों भागों पर 15% का लाभ होता है, तो दूसरे भाग में पेन की संख्या बताना। मतलब टोटल पेन, माने कि टोटल पेन है जो 3 भाग में एबीसी में बांटा होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भाग मिलाकर के टोटल पेन है जो 560 पेन है। इन पर अलग अलग लाभ लिया कि ए बी और सी पर जो लाभ लिया, पहला वाले भाग पर लाभ है वो 12% है, दूसरे वाले भाग पर लाभ है वो 16% है, और जो तीसरे वाले लाभ पर लाभ है वो
20% है। लेकिन कहा कि यदि दो को का लाभ आपस में मिला देते हैं तो इनका लाभ 13%, लेकिन तीनों को अगर एक साथ मिला देंगे तो तीनों का लाभ एक साथ मिलाने पर 15% का लाभ होता है। अब आपको पूछा जाएगा कि पहला भाग पर पेन कितना था, दूसरे भाग पर कितना था, तीसरे भाग पर कितना था। अभी जो आपको फिलहाल निकालना है, दूसरे भागों में पेनों की संख्या निकालना है कि दूसरे भाग में जो पेन की संख्या है वो कितना है। मान निकालने जा रहे हैं। देखिए मान निकालने जा रहे हैं सर, यहाँ अलग अलग डाटा दिया है, यहाँ 2 का संयुक्त दिया है और तीसरा का संयुक्त दिया है। जैसे हम मान निकालेंगे कि ए और बी का अलग अलग मान दिया है और संयुक्त मान दिया है। संयुक्त मान कितना दे रखा है दोनों का, ए और बी का, तो कहिएगा कि 13। फिर से बात को समझिए, अगर अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया है एलिगेशन लगा दिए। ए का अलग मान 12, बी का अलग मान 13, लेकिन ए और बी का संयुक्त मान कितना दिया है 13%। ए का अलग 12, बी का 16 और ए और बी संयुक्त दिया है 13%। इसको घटाए तो आ गया 3:1। मतलब ए और बी का जो आपको रेशियो दिया गया कि ए अनुपात बी का जो पेन का रेशियो है, आप कहिएगा कि 3 और 1 है। अब देखिए आपको कि जो दिया गया है ए प्लस बी और सी, तो ए प्लस बी का जो रेशियो दिया है आप कहिएगा कि 13 और सी का जो रेशियो दिया है वो कहिएगा कि 20। अब इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन किए कि ए प्लस बी का दिया 13 और सी का दिया 20, और लेकिन तीनों का एक साथ जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। यहां से एलिगेशन लगा रहे हैं। फिर से बात को समझिए, के और बी का संयुक्त 13, सी का अकेला 20, लेकिन तीनों का मान एक साथ ऐड कर दिए तब 15। घटाए आपको तो ये आपको आ गया 5:2। 13 में से 15 गया 2 और 20 में से 15 गया 5। मतलब कि आपका जो रेशियो आया वो आपको आया ए प्लस बी और सी का रेशियो 5:2 आया। तो इनका रेशियो इतना समझ में आया होगा कि ए और बी और ए प्लस बी और सी का रेशियो आया वो 3 और 1 और 5 और 2 आया। ए बी सी तीनों का 560 पेन दे रखा है। आपको दूसरा वाला भाग मतलब बी का मान निकालना, तीसरा वाला भाग कहता सी का मान निकालते, पहला वाला भाग कहता ए का मान निकालते। अब इस रेशियो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले एलिगेशन लगा करके रेशियो ले आए और रेशियो का कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि देखिए कंपैरिजन किस तरीका से किया जाता है। इसको मिटाते हैं और रेशियो को आपको कंपैरिजन करने के लिए समझाते हैं। जैसा ही रेशियो को कंपैरिजन किए कि ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है 3 और 1, जबकि ए प्लस बी और सी का रेशियो दे रखा है 5:2। देखिए कि यहाँ ए और बी मिलकर कितना हो रहा है 4 और यहाँ ए बी मिलकर 5, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 यहाँ 4 का मतलब कि इस 5 से इसमें गुना कर दिए और इसके वाला 3 और 1 4 से इसमें गुना कर दिए। 20:8 आया, यहाँ गुना किए तो 15 कितना आ गया 3 आ गया 5 आ गया 15:5। अब देखिए ऐड कीजिए कि ए प्लस बी कितना है 20, यहाँ भी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी कितना है 15 और 5 20। अलग अलग सिर्फ रेशियो पूछता कि पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग का अनुपात कितना है, तो कहते पहला भाग का अनुपात है 15, दूसरा भाग का अनुपात 5 है, तीसरा भाग का अनुपात 8 है। ए बी सी का रेशियो 15 5 और 8, टोटल 15 5 और 8 का जो रेशियो है वो टोटल ऐड करेंगे तब 28, अनुपात में 28, लेकिन टोटल पेन की संख्या 560, अनुपात 1 बराबर 20। दूसरा भाग निकालना है, 5 में 20 से गुना कर दिए, मतलब दूसरा भाग के पेन की संख्या 100 है। तो अब इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन देगा सर, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आराम से आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे सब टाइप आपको क्लियर होता चलेगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो सवाल है आपको वो रहा 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो सवाल है, कहा गया कि ध्वनि का जो चाल है वो 300 मीटर प्रति सेकंड है।
300 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से चल रही है ध्वनि। एक बिंदु से ध्वनि के शुरू होने पर एक व्यक्ति को ध्वनि 4 सेकंड के बाद और एक अन्य व्यक्ति को ध्वनि 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो उन दोनों व्यक्ति के बीच की अधिकतम और न्यूनतम दूरी बताएं। मतलब कि इनका दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन ये आपको बनेगा कि एक व्यक्ति ए और बी है, ए और बी, यहां से ध्वनि आपको सी बिंदु से ध्वनि चला, यहां से आपको साउंड चल रहा है और साउंड आपको जा रहा है एक बी और इधर साउंड जा रहा है एक की ओर। मतलब कि एक की ओर जो जाएगा उस व्यक्ति को 4 सेकंड में सुनाई देगा। कितना सेकंड में? 4 सेकंड में। और दूसरे वाले व्यक्ति को कितना सेकंड में सुनाई देगा? 5 सेकंड में। तो एक तो इस तरीका से आपका पहला बना कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको ए है कि इस सी बिंदु से साउंड चल रहा है और व्यक्ति ए और बी बिंदु पर है, साउंड यहां से चला, तब ए को यहां से यहां तक जो सुनने में लगा समय वो आपको लगा 4 सेकंड और यहां से यहां तक बी को सुनने में जो लगा समय वो 5 सेकंड। तो आपको पूछा जा रहा है कि उन दोनों व्यक्ति के अधिकतम बीच की दूरी और न्यूनतम दूरी। तो अधिकतम दूरी तब होगा कि जब दोनों किस ओर चल रहा होगा, अपोजिट ओर साउंड, और न्यूनतम दूरी तब होगा सर कि एक ही ओर चल रहा होगा। तो यहाँ ए बी के बीच न्यूनतम दूरी होगा और यहाँ ए और बी के बीच अधिकतम दूरी होगा। तो हम कहें कि यहाँ ए और बी के बीच मैक्सिमम दूरी निकालने जा रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब 4 सेकंड इधर और 5 सेकंड इधर, 9 सेकंड डायरेक्ट लेते हैं और गुना कर देते हैं 300। 4 गुना समय दूरी आया और किलोमीटर में दिया हुआ 1000 से भाग दे दिए तो आपको आ गया 2.7 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी हुआ। मिनिमम दूरी निकालने जा रहे हैं और मिनिमम डिस्टेंस निकालें ए और बी के बीच मिनिमम डिस्टेंस। तो 4 सेकंड और 5 सेकंड, मतलब इन दोनों के बीच कितना सेकंड का अंतर है? 1 सेकंड का। मतलब 300 चाल है और 1 सेकंड। 1000 मीटर, 1000 से भाग दिए, मीटर प्रति सेकंड आपको आ गया, मीटर से आ गया किलोमीटर में और किलोमीटर में आपको आ गया 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर। फिर से बात को समझिए, इनका दो कंडीशन बना। एक कंडीशन है कि अगर ए इस ओर रहे और बी उस ओर रहे तो इनका साउंड 4 सेकंड और उनका 5 सेकंड। यह दोनों एक ही ओर साउंड जा रहा है दोनों व्यक्ति का, तब यहाँ कितना? एक 4 और एक 5। तो एक ही ओर गया तब 1 सेकंड दोनों के बीच फासला है और जब विपरीत ओर गया तो दोनों के बीच कितना का फासला है? 9 सेकंड का। वहां 1 सेकंड के तो मतलब 0.3 किलोमीटर और यहाँ आपको 2.7 किलोमीटर। आपको देखिए कि कौन सा मान पूछा जा रहा है, मैक्सिमम दूरी पूछा जा रहा है कि मिनिमम दूरी पूछा जा रहा है। आपको दोनों पूछा कि अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम दूरी 2.7 और न्यूनतम दूरी 0.3 किलोमीटर। आंसर आपको आया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आइए कि 13 के बाद 14 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 14 नंबर जो सवाल आपको बोला गया सर, 14 नंबर सवाल करा कि एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में ठेका लिया। 150 दिन में ठेका लिया है, 75 व्यक्ति के लगाया और 90 दिन के बाद 2/7 काम हुआ। 90 दिन मतलब अब काम 60 दिन के बचा हुआ है। 2/7 काम हुआ का मतलब कि 5/7 अभी भी शेष है। MDH लगाइए, M1 D1 S1 बटे W। 75 व्यक्ति 90 दिन में 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 2/7, ऐसे 2/7 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। 7 कट ही जाएगा। टोटल 7 काम में 2 हुआ तब बाकी 5 बार, लेकिन कोई बात नहीं लिखते। कितना और व्यक्ति लगाया जाए? कहेगा 75 पहले था, 1 और लगाए। एक प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है, 60 दिन में सीमित समय का मतलब 60 ही दिन में काम करना है। 5/7 7 से 7 समाप्त हो गए। ये कटा तो 5 दूना का 10 समाप्त हुआ और कट रहा है, हाँ कट रहा है 4 दूना का 8 और ये आपको कटा 15 से 60 बार में। 15 कट गया, 15 से 4 बार में 60 और कहीं कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ कट रहा है सर आपको 15 छके 90 और ये 2 से कट गया 3। गुना कीजिए तो 5 तिया का 15, 7 तिया 21 और 2 22। 245 बराबर 75 प्लस x। 75 घटा दीजिए तो आपको आया 150।
मतलब 150 व्यक्ति और लगाने की आवश्यकता। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे देख लीजिएगा। अभी 150 कितना और व्यक्ति लगाया जाएगा, 150 लगाया जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 15 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझिए। 15 नंबर जो सवाल है 15 नंबर, एक चोटी के शीर्ष से चोटी के दोनों तरफ दो शहर के नगर केंद्रों को उन्नयन कोण का मतलब जैसे एक चोटी है और शहर के केंद्रों के दोनों ओर देखा गया। अब ए है, बी है और एक सी मान लेते हैं कि चोटी ए है और नगर के दोनों केंद्रों के बीच एक बी है और एक सी है। उन्नयन कोण का मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखा गया है और अवनमन कोण का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर देखा गया है। अब कहा गया आपको कि एक भाग का की जो चोटी और केंद्र से बीच की दूरी है नगर के केंद्र से, वो 8 है। पहले नगर केंद्र से, तो बताइए नगर केंद्र से चोटी की शीर्ष की दूरी, मतलब पहला नगर केंद्र दे चुका है, आपको दूसरा नगर केंद्र निकालना है। दूसरा छुटा हुआ है, कर दीजिएगा सवाल में कि दूसरे नगर केंद्र के बीच की दूरी निकालना है, शीर्ष और नगर केंद्र के चोटी और नगर केंद्र के बीच की दूरी। तो पहला नगर केंद्र के बीच की दूरी मतलब पहले 45 डिग्री बन रहा है कि 30 बन रहा है, देख लीजिए। पहला नगर केंद्र को देखा तो 30 डिग्री का बना, कितना डिग्री, 30। और दूसरे नगर केंद्र को देखा तब उन्नयन कोण कितना बना, 45 डिग्री। यहां से लंब डाल दिए। अब बताइए सर, ये लंब डला गया है, इसका मान दे रखा है कि पहला नगर केंद्र और चोटी के बीच की दूरी कितना है, 8। आप जानते हैं कि 90 के सामने रेशियो 2 होता है और 30 डिग्री के सामने रेशियो 1 होता है। तब 2 का मान 8 दे रखा है, 1 का मान कितना हुआ, 4। अगर ये 45 डिग्री है तो आप कहेगा कि ये भी कितना डिग्री है, 45 ही डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है सर, तो इन दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तब ये वाले क्या होगा, √2। 1 का मान 4 तो √2 का मान 4√2, मतलब दूसरे नगर केंद्र और चोटी के बीच की दूरी 4√2 सेंटीमीटर। रेशियो आपको बताए थे कि जब भी 30 रहेगा, 90 और 60, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। और जब भी 45 दे दिया जाएगा तब भी रेशियो आसान हो गया, 1 और 90 के सामने कितना हो गया, √2। यही रेशियो को देखकर बना दिया। अगर सिर्फ पूछता कि नगर चोटी नगर केंद्र से इनके आधार से नगर चोटी का जो मान है शीर्ष चोटी का वो कितना सेंटीमीटर है, तो आपको 4 सेंटीमीटर या मीटर यूनिट नहीं चेंज करना, मीटर है कि सेंटीमीटर है। किलोमीटर में दिया हुआ है तो 4.√2 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल आइए 15 के बाद 16 नंबर पर कि 16 नंबर जो सवाल है वो क्या कहा जा रहा है। 16 नंबर सवाल बोला गया सर आपको कि यदि वो एक वृत्त का केंद्र है और ये ओसी 140 डिग्री दिया हुआ है। 16 नंबर एक सर्कल है और एओसी का मान दे रखा है कि एओसी का जो मान है वो दे रखा है 140 डिग्री। एओसी ओ वृत्त का केंद्र है और एओसी का मान 140 डिग्री दे रखा है। एबीसी त्रिभुज हो गया। मान जो आपको निकालना है, एक आ चुका है कि ए बी बराबर एसी है। ए और बी जो बराबर है वो ए और सी के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए बी बराबर ए सी। अब जो आपको मान निकालना है, कोण बी ए सी का मान निकालना है। कोण बी ए सी, बी ए सी इस वाले कोण का कि पूरा कोण क्या हो। आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त है, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, या केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का क्या होता है, आधा। परिधि पर आधा होगा, केंद्र पर दुगना। कोई भी वृत्त के समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा केंद्र पर यदि 2θ है तो इनका परिधि पर बनाया गया कोण θ होगा। तो समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दुगना होते हैं, परंतु परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, आधा होता है। बताइए कि अगर केंद्र पर 140 है सर, तो परिधि पर आधा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री।
और ये भी आपको त्रिभुज में जानकारी होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उसके तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये 70 डिग्री है, तब ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। हो गया 70। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 70 70 140, तब बाकी कितना बचा, 40 डिग्री। मतलब BSC का मान कितना डिग्री हुआ, 40 डिग्री। नेक्स्ट नंबर सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर पर, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर जो सवाल कहा गया इसके बारे में समझना। 17 नंबर सवाल बोला कि 4 विभिन्न मोमबत्तियां जो 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे में के लिए जल सकती है। इनको एक ही समय पर इस प्रकार जलाया जाता है कि यह तब तक जलती है जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ न जाए। प्रत्येक मोमबत्ती के जलने का मूल्य 75 पैसा प्रति घंटा है। तो इसे लागत मूल्य कुल कितना होगा बताना है। मतलब एक मोमबत्ती अगर जलेगा तो आपको 75 पैसा 1 घंटा का लगेगा। इस 4 मोमबत्ती को जलाना है। पहला मोमबत्ती जो जलता है 5 घंटा तक जलता है, दूसरा मोमबत्ती जलेगा 4 घंटा तक लगातार, तीसरे वाले मोमबत्ती 3 घंटा तक, और जो चौथे वाले मोमबत्ती है वो जलेगा आपको 2 घंटा तक। लेकिन इस तरीका से आपको मोमबत्ती जलाना है कि जब 3 मोमबत्ती पूरा मिस गया तो मतलब कि चौथों का भी मिझाना है, उसको अकेले नहीं जलाना। जैसा ही पहला मिझा कोई बात नहीं, दूसरा मिझा तो जलाते रहना, लेकिन तीसरा मोमबत्ती बुझा तो चौथा मोमबत्ती को भी बुझा देंगे। हम कहेंगे कि ये जो 2 घंटा तक पहला वाले मोमबत्ती जो जलेगा वो मात्र 2 ही घंटा तक जलेगा, और जो दूसरा वाले मोमबत्ती जलेगा वो कितना घंटा तक, 3 घंटा तक, और तीसरा वाले मोमबत्ती का मैक्सिमम क्षमता है वो 4 घंटा तक। तो तीसरा वाला मोमबत्ती तो 4 घंटा तक जलने के बाद बुझ जाएगा। तो ये जो चौथा मोमबत्ती 5 घंटा जलेगा उसको 5 घंटा नहीं जलाना है, 4 ही घंटा पर उसको भी बुझा देना। तब आपको जो टोटल खर्चा आएगा उसका मान निकालना। हम कहेंगे कि तब चारों मिलकर टोटल कितना घंटा तक जलेगा, 4 4 8 और 8 3 11 और 2 13। सभी मोमबत्ती कुल कितना घंटा तक जला, 13 घंटा। फिर से बात को समझना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरीका से मोमबत्ती को जलाना है कि जब तक 3 मोमबत्ती पूरी तरह मिझ नहीं जाता। जब तीसरा मिझा तो चौथे को डायरेक्ट मिझा देना। तो पहला मोमबत्ती मैक्सिमम 2 घंटा तक जल सकता है, एक मोमबत्ती। दूसरा का क्षमता है जो 3 घंटा तक जलेगा, तीसरा 4 घंटा तक जला। जैसा ही तीसरो भी मोमबत्ती समाप्त तो चौथों को उसी समय बुझाना है। तो चौथा भी कितना देरी तक जलता रहा, 4 घंटा। टोटल कितना, 13। और 1 घंटा का जो आपका खर्च है वो 75 पैसा खर्च है। तो 13 घंटा तक जलता रहेगा तो कितना खर्च होगा, गुना कर लीजिए। 13 में 5 से गुना किए, 65, 5 हासिल 6, और 13 सत्ते 91 और 6 कितना हो गया, 97। मतलब 9 रुपया 75 पैसा आपका टोटल मोमबत्ती जलाने का खर्च 9 रुपया 75 पैसा पड़ेगा। 18 नंबर सवाल पर आइए। 18 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर सवाल है सर, ये बोला गया 18 नंबर सवाल कि एक बैग में 216 सिक्के हैं जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, जिनका मूल्य 2 3 4 है। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करना। तो एक बैग में 216 रुपया है कि सिक्के हैं, एक क्लियर नहीं, ऐसे 216 रुपया है और इनके रेशियो दे चुका है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। आपको 50 पैसे वाले सिक्के का मान निकालना, जिनका रेशियो दिया है, सिक्का का रेशियो दे रखा कि सिक्का का जो रेशियो है वो दे रखा है अनुपात में पहला वाले 2 3 और 4। आपको देखना कि अगर डाटा रुपया में है तो रेशियो को भी रुपया में चेंज कर देंगे, और डाटा सिक्का में है तो रेशियो को सिक्का में चेंज कर देंगे। ये अभी सिक्का है और 1 रुपया वाले, अगर 1 रुपया में कितना सिक्का होता है तो एक ही। 1 रुपया में 50 पैसा वाले कितने सिक्का होगा, 2 सिक्का, और 1 रुपया में 25 पैसे वाले 4 सिक्के होंगे। जैसा ही इसको रुपया में चेंज करेंगे, 1 रुपया वाले 2 रुपया 2 सिक्का है तो रुपया कितना हुआ, 2।
50 पैसे वाले 3 सिक्के तो रुपया हुआ 1.5 रुपया, 3/2। और 25 पैसे वाले 4 सिक्के तो रुपया हो गया कितना, 1 रुपया। 25 के 4 सिक्का तब 1 रुपया। सबको रुपया में चेंज किए, रेशियो से यहाँ 2 से सभी में गुना किए तो आ गया 4:3:2। 4 3 7 और 2 9। अनुपात 9 का जो रेशियो का मान दे रखा है 216 दे रखा है, कट जाएगा। अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए। 16 दूना का कितना, 9 दूना 18, 2 बार में, बाकी बचा कितना 3 और 24, मतलब अनुपात 1 का मान 24। 50 पैसा का मान निकालना है तो 50 पैसा अनुपात 3 बराबर 72। ये 72 सिक्का नहीं हुआ, 72 रुपया हुआ। आपको पूछेगा कि 50 पैसा वाले कितने रुपये हैं तो कहेंगे 72 रुपये, लेकिन 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, सिक्का निकालेंगे तो 50 पैसा वाले 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 72 रुपया में कितना सिक्का होगा, 50 पैसा का 144 सिक्का होगा। 25 वाले निकालते तो 4 से गुना कर देते रुपया में, और 1 रुपया वाला में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला हम चेक करते हैं कि 50 पैसा है तो 50 पैसा अनुपात में 3 है। अगर 3 से एक ही अनुपात विभाजित होता तो कहते कि 1 ही, लेकिन 1 नहीं, सभी 1 से अधिक ऑप्शन आपको 3 से विभाजित है, इसीलिए बाय प्रोसेस से। नेक्स्ट सवाल आइए 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर जो आपको सवाल कहा गया सर, क्या कहा गया? 19 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है, ये आपको बोला जा रहा है 19 नंबर सवाल कि 2 वृत्त में समान लंबाई की चाप सम्मुख रेखा से केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती है, तब उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है कि त्रिज्या का अनुपात कितना है। देखिए, कोई भी चाप की लंबाई अगर निकालना है, यही चाप है आपको कि ए और बी चाप है, तो हम कहेंगे कि ये भी चाप और चाप को एल से सूचित करते हैं। अगर चाप का मान निकालना है तब हम कहेंगे आपको आर का मतलब चाप, 2πr, जितना एंगल यहाँ केंद्र पर थीटा कोण बनाया, θ/360 डिग्री, यही आपको चाप की लंबाई। तो किसी भी वृत्त में चाप की लंबाई निकालना है तो पूरा जो इनका परिधि है वो 2πr है। 2πr में कितना भाग डिग्री कोण बनाया, 360 डिग्री, वही आपको चाप की लंबाई होगा। लेकिन आपको प्रश्न में कहा सर कि चाप की लंबाई दोनों ही बराबर है, मतलब L1 और L2 दोनों आपस में क्या है, बराबर। हम कहेंगे कि L1 गुना 2πr θ/360 डिग्री बराबर L2 गुना 2πr θ/360 डिग्री। एक R1 मान लेते हैं और एक R मानते हैं, तो θ/360 2π, θ/360 और 2π समाप्त हो गया। मतलब L1/L2 का जब मान आएगा तब अपोजिट आ गया, R1/R आ गया, R1/R। पहला वाला का मान जो दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है, 60, और दूसरे वाला का मान कितना दे रखा है, 75। पहले वाले थीटा आर का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, और दूसरे वाले मान का 75 डिग्री दिया है। तो काट दीजिए, पहला वाला 60 है, पहला वाला का आर माने थे, दूसरा वाला का R1 माने थे। आपका मन है तो इसको R1 और इसको R2 मान लीजिए, तो ये हो गया R2/R1। तो R1 60 और R2 75, कट गया 5/4, 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, तब इनके त्रिज्या का जो रेशियो आ गया 5:4। त्रिज्या का रेशियो ही ज्ञात करना है कि त्रिज्या का रेशियो कितना होगा, तो 5/4। अल्कोहल और पानी से अनुपात, अल्कोहल और पानी वाटर से अनुपात है, वो आपको 2:1 दे रखा और 3:2 दे रखा। इसको तीसरा बर्तन में मिलाया जाएगा तब अल्कोहल और पानी का अनुपात निकालना है। तो जैसा ही तीसरा बर्तन में मिलाएंगे, जैसे 2 से अधिक रहता तो एलसीएम लेते, 2 ही है ना, तो डायरेक्ट अपोजिट, मतलब इसको छोड़ करके इसके योग से गुना, 3 और 2 5, और दूसरा का मान निकालना तो जिसको छोड़ करके इससे गुना, जिसका मान कहेगा उसको छोड़ करके बाकी से गुना कर देंगे। इनका 2 और 1 3 से, और इनका 3 और 2 5 से गुना कर दीजिए। 5 गुना 10 और 5, 3 तिया 9 और 6, आपको आ गया 19:11। तो तीसरे बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात आपको जो आया वो आ गया 19:11। इतना बात क्लियर है।
तो आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा और अपने दोस्त को बताइएगा कि सर अभी घर ही से लॉकडाउन में सेवा कर रहे हैं, और सबको इन्फॉर्म कीजिएगा कि उन लोग भी जुड़े, और आप लोग जितना अधिक से अधिक आप स्टूडेंट को जुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।